रानो चिड़िया की शादी जंगल के सबसे अमीर पक्षी के साथ होती है, इसलिए वो खुश थी क्योंकि मायका तो उसका बहुत गरीब था। 2 वक्त का खाना भी बड़ी कठिनाइयों से मिलता था। मैंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे जो टुन्नू जैसे पढ़े लिखे और बड़े दिल वाले पति मिले और मुझ गरीब को अपना जीवन साथी चुना। ऐसे सोचते सोचते आखिर रानो अपने ससुराल पहुँच जाती है। बड़ी तैयारियों के साथ रानो का स्वागत होता है। मेरी इकलौती बहू है, खातिरदारी में कोई कमी न रहने पाए, जरा अच्छे से ध्यान रखना, लाखों में एक है मेरी रानो। टुन्नू चिड़े की माँ रानो से बहुत प्यार करती थी। इस तरह से रानो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा ऑफिस से जल्दी घर आता है। रानो जी, आज मुझे नौकरी से हटा दिया गया, मेरी जगह एक विदेशी चिड़े ने ले ली। टुन्नू जी, आप चिंता ना करें, कल आप फिर से जाकर अपने मैनेजर से बात करना, वो आपको नौकरी पर दोबारा से रख लेंगे। मेरी भोली रानो, मैं किससे बातें करूं? मैनेजर तो मैं खुद ही था वहाँ का, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर टुन्नू जी, अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, नौकरी की तलाश करूँगा और तुम ज्यादा चिंता ना करना, कुछ ही दिनों में मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अपनी पत्नी रानो को समझाकर टुन्नू चिड़ा शहर वाले जंगल चला जाता है। वो कई जगह अपनी डिग्रियां दिखाता, मगर कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। उन्हें 2 बेटियां भी हो चुकी थीं, मगर कहीं उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। टुन्नू जी, आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया है, घर में रखे सारे पैसे भी खर्च हो गए। मैं तो कहती हूँ आप कोई हाथ का काम शुरू कर दें। मतलब क्या है आपका? मैं गोलगप्पे या समोसे बेचूं? मेरे जितना पढ़ा लिखा पक्षी इस पूरे जंगल में नहीं है, ये काम मुझसे नहीं होंगे। टुन्नू जी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं तो कहती हूँ आप कुछ बेचना शुरू कर दें। क्या कहा? मेरा बेटा फेरी वाले काम करेगा? देख बहू, अभी मैं मरी नहीं हूँ, लाखों पड़े हैं मेरे बैंक में। बेटा ये ले कॉपी और जल्दी से बहू का मुंह बंद कर, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुझसे तो ठेला लगवाने का सोचती है, मुझे कहीं कटोरा लेकर रोड पे न बिठा दे। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा ये मतलब नहीं था। रानो चिड़िया की बात उनमें से कोई नहीं सुनता और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब टुन्नू चिड़ा अपनी मम्मा के बैंक से पैसे लेकर खर्च चलाने लगा, मगर जमा किए हुए पैसे ज्यादा कहाँ चल पाते हैं, वो भी कुछ ही समय में खत्म हो गए थे। अब तो वो परिवार 2 वक्त के भोजन के लिए भी तरसने लगा था। रानू जी, क्या आपके पास 500 रुपए पड़े हैं? हाँ टुन्नू जी, मेरे पास बस 500 रुपए ही हैं। ना जाने कैसी मुसीबत आन पड़े, इसलिए संभाल कर रख रखे थे। रानू जी, मुझे दूर शहर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो ये 500 रुपए मुझे दे दें, किराए भाड़े में काम आएंगे। घर में बस यही रुपए हैं, इन्हें संभाल कर खर्च करना। ऐसे कहकर रानो वो 500 का नोट टुन्नू चिड़े को दे देती है। टुन्नू चिड़ा चला जाता है, मगर किस्मत कहाँ उसका साथ दे रही थी, उसे वहाँ भी नौकरी नहीं मिलती। टुन्नू जी, आप ये नौकरी का चक्कर छोड़ दें, मैं तो कहती हूँ हम दोनों मिलकर कोई दूसरा काम करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो गरीबी मैंने देखी है वो मेरी बेटियों को भी देखनी पड़े। रानो, हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। बेटा, ये मेरे कुछ आखिरी जेवर हैं, इन्हें तू बेच आ और घर का राशन ले आ, तब तक तुझे नौकरी मिलेगी, तब तक काम चल जाएगा। फिर टुन्नू चिड़ा वो जेवर बेचने सुनार की दुकान पर चला जाता है। तभी उसके पीछे 2 उल्लू बदमाश लग जाते हैं और उसे अकेले रास्ते में देखकर हमला करते हैं। जेवर लूटते समय एक बदमाश के मुंह से नकाब हट जाता है। अरे बल्लू, तुम चोरी डकैती करते हो? अरे बल्लू, उसे घूर क्यों रहा है, जल्दी से चाकू मार, वरना ये सबको बता देगा हम चोरी करते हैं। ऐसे कहकर उल्लू बदमाश टुन्नू चिड़े को मार देते हैं। रानो चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। बहू, मेरे लिए थोड़ी चाय बना दे, सर में बहुत दर्द है। माफ करना माँ जी, चीनी दूध घर में कुछ नहीं है, बच्चियों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं चाय कहाँ से बनाऊं? ये क्या हो गया मेरे परिवार को? मैं सुंदरवन के जंगल जा रही हूँ, अपना और बच्चियों का ख्याल रखना। माँ जी, आप इस हालत में कहाँ जा रही हो, मुझे बताकर तो जाएं। बहू, घर में खाने को कुछ नहीं है, बाजार से थोड़ा खाना रुपया ही मांग लाऊंगी, और वैसे भी मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ, इस काम में कोई शर्म नहीं। अपनी माँ जी की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया की आंखें भर आती हैं। माँ जी, मेरे होते हुए आप ऐसी बात
बातें क्यों कर रही हो? मैं अभी जिंदा हूँ। अपने होते हुए तुम्हें भीख मांगने नहीं दूंगी। बेटा, घर की हालत तो तुम अच्छे से देख रही हो, खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? इन बच्चियों का पेट भी तो भरना है। माँ जी, आप चिंकी मिंकी के पास रुके, मैं कोई काम खोजने जाती हूँ। अब भगवान के लिए मुझसे मना मत करना, मैं मेहनत करना चाहती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे कहकर रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। वो कई जगह अपनी आप बीती सुनाती है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और आखिर में उसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली से होती है। रानो, तूने मुझे पहचान तो लिया है ना? मैं गौरी हूँ, तेरे स्कूल की सहेली। हाँ गौरी, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। हम एक साथ पढ़ते थे, एक बेंच पर बैठते थे। और सुनाओ, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? रानो, सब एकदम बढ़िया है। तू बता, तेरा पति क्या करता है? मैंने सुना था तेरी शादी बहुत पढ़े लिखे चिड़े से हुई है। रानो रोते हुए अपनी सहेली को सारी बातें बताती है। रो मत रानो, रो मत। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी तरह चूड़ी बेचने का काम शुरू कर, इसमें मुनाफा अच्छा होता है और पहले दिन से ही कमाई शुरू। परंतु मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, फिर मुझे चूड़ियाँ कौन देगा? रानो, जब सलाह मैंने दी है तो रुपये भी मैं ही दूंगी। जब तेरा काम अच्छे से चल जाए तो वापस कर देना। गौरी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मेरी तो सारी उम्मीदें ही टूट चुकी थीं। रानो, अगर धन्यवाद ही कहना है तो मेरे पैसे वापस कर। अरे पगली, तू तो मेरे बचपन की सहेली है, आज मुझसे मिली, मेरे दिल को बहुत खुशी मिली। चल अब चूड़ियाँ लेने चलते हैं, फिर इकट्ठा बेचा करेंगे। फिर वो दोनों सहेलियाँ चूड़ी बाजार जाकर ढेर सारी चूड़ियाँ खरीद लेती हैं और अपने अपने जंगलों में बेचने चली जाती हैं। रानो चिड़िया का स्वभाव इतना अच्छा था कि सभी औरतें पक्षी उसी से चूड़ियाँ खरीदना पसंद करती हैं। वो कुछ ही दिन की कमाई से अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार लेती है। माँ जी, ये पैसे रख लें, मैं चूड़ियाँ बेचने जा रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो खरीद लेना और अब बिल्कुल चिंता मत करना, मेरा चूड़ी वाला काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बेटा, मैं तो सोच रही हूँ तू चूड़ियों की दुकान घर में ही खोल ले। तेरे जाने के बाद बहुत ग्राहक आते हैं चूड़ी लेने। माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, ऐसे में आपका और बच्चियों का ख्याल भी रख पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया घर में ही चूड़ी बेचना शुरू करती है और उसके घर से काफी अच्छी बिक्री होती है। शादी ब्याहों में रानो की ही चूड़ी खरीदी जाती है। इस तरह से रानो का चूड़ी वाला काम बहुत अच्छे से जम गया था। गौरी, ये ले मिठाई और अपने पैसे। अगर उस दिन तू मुझे न मिलती तो शायद पता नहीं क्या होता। तेरी वजह से मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सच में रानो, मुझे भी तेरी मदद करके बड़ी खुशी मिली। भगवान तुझ पे और तेरी बच्चियों पे अपनी कृपा बनाए रखे। प्यारे दोस्तों, बुरा वक्त कितना भी बलवान क्यों ना हो, परंतु एक ना एक दिन गुजर ही जाता है। इसलिए बुरे वक्त से हार ना माने, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, ताकि पीछे आपको नहीं, आपके बुरे वक्त को हटना पड़े। आपका धन्यवाद। जग्गू बेटे, हमारी खुद की समोसे की दुकान होते हुए भी एक एक समोसे को तरसते हैं हम। पता नहीं तुम्हारे पापा का लालच कब खत्म होगा। मम्मा, इससे अच्छा तो पापा का जूते गांठने वाला काम था, कम से कम देखकर खाने का मन तो नहीं करता था। जग्गू, तू तो फिर भी खा लिया करता था। मम्मा, आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं जा रहा हूँ स्कूल। फिर जग्गू कौवा अपना बैग लेकर स्कूल चला जाता है। लंच टाइम होने पर सभी बच्चे अपना टिफिन खोलते हुए बातें करते हैं। जग्गू, अब तो तेरे मजे ही मजे होंगे। वो कैसे बुलबुला? मैं कुछ समझा नहीं। यार, अब तो तू खूब समोसे खाता होगा, तेरे पापा ने समोसों की रेहड़ी जो लगाई है। बुलबुले की यह बात सुनकर जग्गू कौवा झूठ बोलता है। अभी तुम सबको थोड़ा मजा चखाता हूँ। हाँ दोस्त, मैं तो खूब समोसे खाता हूँ, जितना मन करे उतना खाता हूँ। जग्गू, तू एक बार में कितने समोसे खा लेता है? कम से कम 8 समोसे खा लेता हूँ, 2 सुबह को, 3 जाने के बाद और 3 सोते समय। जग्गू की यह बात सुनकर सभी पक्षी बच्चों के मुंह में पानी आने लग जाता है। चुप कर जा जग्गू, तेरी बातें सुनकर मेरा लंच खाने का मन नहीं करेगा, अब चुप हो जा। जग्गू, फिर तो तू लंच में
तुमने भी समोसे ही लाया होगा। जग्गू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बड़ी चालाकी से टिफिन खोलते हुए बोलता है, मेरा लंच में समोसे खाने का मन नहीं होता, इसीलिए मैं मम्मा से खिचड़ी बनवा कर लाया हूँ। जग्गू इतराते हुए सारी खिचड़ी खा लेता है और बाकी के बच्चे भी मन मार कर अपना अपना टिफिन खा लेते हैं और छुट्टी होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर को जाते हैं। पूरे 2000 के समोसे बचे हैं, ये ले गोरी और इन्हें संभाल कर रख दे, एक भी खर्च न हो जाए। कालू कम से कम मेरे लिए ना सही पर जग्गू के लिए तो एक समोसा ले आया करो। ये क्या कहती हो गोरी, मैं पूरे 20 रुपए का नुकसान कर दूं? दोबारा ऐसी बातें मुझसे मत कहना। फिर अगले रोज कालू कौवा अंधेरे में ही उठ जाता है। वो सब्जी मंडी जाकर पहले से दोगुने आलू खरीद लाता है और पूरे 200 समोसे बना लेता है और सारे समोसे लेकर बेचने चला जाता है। वो जग्गू और गोरी के लिए एक भी समोसा नहीं छोड़ता। मम्मा, मेरे दोस्त समझते हैं मैं खूब समोसे खाता हूँ, परंतु उन्हें क्या पता हमें आधा समोसा भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं मेरे बेटे, ऐसे ही झूठ बोल दिया करो, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। तो खूब समोसा खाता है। फिर जग्गू कौवा भी स्कूल चला जाता है। आज तो सभी पक्षी दोस्त फैसला कर चुके थे, वो आज जग्गू के समोसे खाकर ही रहेंगे। जग्गू, तू तो दिन भर समोसे खाता है, लेकिन आज हमें भी समोसे खवाने ही होंगे। आखिर तुम्हारे पापा की दुकान है और हम सब तेरे पक्के दोस्त। बुलबुले की यह बात सुनते ही जग्गू कौवा चुप हो जाता है। क्या हुआ जग्गू, तुम हमें अपने समोसे नहीं खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खिलाऊंगा। कल पक्का आप सबके लिए समोसे लाऊंगा। जग्गू की यह बात सुनते ही सभी पक्षी बच्चे बहुत खुश होते हैं, परंतु जग्गू कौवा तो बहुत बड़ी चिंता में था। कुछ भी हो जाए, अपनी नाक नहीं कटने दूंगा, कल सबको समोसे खिलाकर रहूंगा। फिर जग्गू कौवा छुट्टी होते ही अपने पापा की दुकान पर चला जाता है। पापा पापा, मैं समोसे बिचवाने में आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, तुम घर जाओ और पहले अपना होमवर्क करो, यहाँ मैं अकेले ही काफी हूँ। पापा पापा, मैं अब यहाँ आ ही गया हूँ, तो एक समोसा दे दो प्लीज। मुझे सब पता था, तू मेरी कोई मदद वदद करने नहीं आया, सिर्फ समोसे लेने आया है। चल भाग यहाँ से, माँ का बेटा समोसा समोसा करता रहता है। जग्गू तो डांट खाकर चुपचाप घर आता है और समोसे चोरी करने का प्लान बनाता है। पापा, आपने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं एक अच्छा बच्चा था। हर दिन की तरह कालू कौवा समोसे बना लेता है। जैसे ही कालू कौवा अपनी रेहड़ी तैयार करता है, जग्गू चुप से 4 समोसे चुरा लेता है और स्कूल भाग जाता है। आज तुम सबके लिए समोसे लाया हूँ, ये देखो गरम गरम है, जल्दी से टिफिन बंद कर दो, टीचर जी आ रही हैं। 91, 92, 93, 96, अरे 4 समोसे गायब हैं, कहाँ गए मेरे 4 समोसे? मैंने तो हर एक टोकरी में 100-100 समोसे रखे थे। गोरी, ओ गोरी, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ, क्यों दहाड़ मारे जा रहे हो सुबह सुबह? गोरी, मेरे पूरे 4 समोसे निकालो जो तुमने खाए हैं। ओए कालू, मैं तो काफी देर से अंदर आटा गूंथ रही थी, फिर आपके समोसे कहाँ से चुरा लिए मैंने? ये उस शैतान जग्गू का ही काम होगा। कल आया था दुकान पर, मैंने वहाँ से समोसे नहीं दिए तो चोरी करके ले गया। जाता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा तुरंत ही जग्गू के स्कूल पहुँच जाता है। अपने पापा को स्कूल के अंदर देख जग्गू तो घबरा जाता है। टीचर जी, जरा जग्गू का बैग तो ला कर देना, दरअसल वो गलती से मेरा जरूरी सामान ले आया है, मैं वही लेने आया हूँ। जग्गू बेटा, आपके पापा आए हैं, अपना बैग लेकर जाओ। जग्गू कौवा डरते हुए अपना बैग कालू कौवे को थमा देता है। कालू तो जल्दी से उसका टिफिन चेक करता है। मिल गए मेरे समोसे, अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गया, वरना ये सारे हजम कर जाता और मेरा बहुत नुकसान होता। फिर कालू कौवा वो समोसे वाला टिफिन ले जाता है। जग्गू तो सिर्फ अपने पापा का मुंह देखता रह जाता है। वो अपने दोस्तों को अपने पापा की कंजूसी के बारे में बता देता है। पापा ने मुझे आज तक एक समोसा नहीं खाने दिया, इसीलिए मैं समोसे चुरा के लाया
लाया था, जिन्हें पापा यहाँ से भी लेकर चले गए। हमें माफ कर दे जग्गू, हमारी वजह से तूने समोसे चुराए और डांट भी मिली तुझे। कोई बात नहीं जग्गू, मेरी मम्मा को समोसे बनाने आते हैं। मैं कल आप सबको जी भर कर समोसे खिलाऊंगा। फिर कुक्कू छुट्टी होते ही घर जाता है और अपनी मम्मा को कालू कौवे की सारी बातें बताता है। ये कालू तो बहुत कंजूस है, बताओ बच्चों के समोसे भी छीन कर ले गया। कोई बात नहीं कुक्कू, मैं कल तुम सब दोस्तों के लिए समोसे बनाऊंगी, फिर आप अपने दोस्तों को पेट भर खिलाना। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया समोसे बना देती है। कुक्कू तो काफी सारे समोसे लेकर स्कूल जाता है और सभी बच्चों को बांट देता है और सभी पक्षी बच्चे खुशी खुशी समोसे खाते हैं। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आया हुआ था। उस तेज तूफान बारिश में रानो और उसका पति भोजन की खोज में घर से बाहर गए हुए थे। टुन्नू जी, आप कहाँ हो? जल्दी से घर चलो, बारिश और भी तेज होती जा रही है। जान बची तो भोजन कभी और खोज लेंगे। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति को खूब आवाज लगाती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा तो नहीं आता। चिड़िया को ऐसे भीगते देख एक कबूतर जो कि वहाँ से गुजर रहा था, वो उसके पास आता है। आप इतनी तेज बारिश में किसको आवाजें लगा रही हो? यहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सभी अपने घोंसलों में छिपे बैठे हैं। कबूतर भैया, मैं और मेरा पति यहाँ भोजन की खोज में आए थे। अचानक से टुन्नू जी कहाँ चले गए? बस उन्हीं को बुला रही हूँ। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कबूतर इधर उधर नजर घुमाता है। तभी उसे नदी के पानी में एक टूटा हुआ पंख दिख जाता है। चिड़िया बहन, कहीं वो पंख आपके पति का तो नहीं है? चिड़िया पंख को देखते ही समझ जाती है कि उसका पति नदी के पानी में बह गया और रोते हुए उस पंख के पास जाने लगती है। नहीं चिड़िया बहन, आप ये गलती कभी मत करना। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है और ये बारिश और हवाएं भी बहुत तेज हैं। ऐसे में आपका नदी के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन वो पंख मेरे टुन्नू जी का है, मुझे उसके पास जाने दो। अगर आप नदी के पास गई तो खुद भी पानी में बह जाओगी, फिर आपके बच्चों का क्या होगा? इस तेज तूफान में कोई उन्हें भोजन तक के लिए नहीं पूछेगा, फिर तुम्हारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। कबूतर की यह बात सुनकर चिड़िया नदी में जाने से रुक जाती है और अपने घर को लौट जाती है, जहाँ उसके बच्चे बेसब्री से भोजन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं खाया था। आ गई मम्मा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से हमें भोजन दो, बहुत तेज भूख लगी है। चिड़िया अपने बच्चे की बात सुन कुछ नहीं बोलती। तभी उसका दूसरा बेटा भी कहने लगता है, मम्मा, हमें जल्दी से भोजन दो, कितनी देर से भूख लगी है और आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और पिताजी कहाँ हैं? आप दोनों थोड़ा इंतजार करो, क्या पता भोजन पिताजी के पास हो। चिड़िया अपने बच्चों की ऐसी बातें सुन रोने लगती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? आपको शायद भोजन नहीं मिला होगा। तो कोई बात नहीं, अब हम आपसे भोजन को नहीं कहेंगे, आप चुप हो जाइए। हाँ मम्मा, आप चुप हो जाइए, हमें भूख नहीं लग रही और जब हमें भूख लगेगी तब हम बारिश का पानी पी लेंगे, पर आप रोइए मत। अपने बच्चों की बातें सुन चिड़िया उन्हें बता देती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे नदी के पानी में बह गए। क्या हमारे पापा मर गए? ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम इस तेज बारिश में भोजन की कहते और ना ही मम्मा पापा घर से बाहर जाते। ये कहकर सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। अब चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पने लगे थे। नहीं, मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे कहीं से भी भोजन का इंतजाम करना होगा।
ऐसे सोचकर चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और आसपास देखने के बाद उसे बारिश और तूफान के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं? जंगल से तो भोजन कभी नहीं मिलेगा। किसी पक्षी से थोड़ा भोजन उधार मांगती हूँ, शायद कोई दे दे। ऐसे सोचकर चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और थोड़े भोजन की मांग करती है। गौरी जी, चिड़िया को थोड़ा भोजन दे देते हैं, आखिर बुरे वक्त में वो भी तो हमारी मदद करती है। आप पागल हो गए हो जो इस बारिश के मौसम में चिड़िया को भोजन देना चाहते हो? चाहे कुछ भी हो, मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। परंतु गौरी जी, हमारे पास तो कितना भोजन जमा है और हम बस 2 हैं, तो ये भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा है। कृपया थोड़ा भोजन चिड़िया को दे दें। खबरदार, जो मेरी मर्जी के बिना उस चिड़िया को थोड़ा सा भी भोजन दिया तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। कालू कौवा गौरी की यह बात मान लेता है और चिड़िया से भोजन के लिए मना करता है। माफ करना चिड़िया बहन, लेकिन मेरे पास भी आपको देने के लिए भोजन नहीं है। यह सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाती है। मिट्ठू भैया, कुछ दाने मेरे बच्चों के लिए दे दो, वरना वो सब भूख से मर जाएंगे। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। चिड़िया बहन, जो दाने मेरे पास थे वो मैंने अभी अभी खा लिए हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं आपको दाने जरूर दे देता। चिड़िया बहुत दुखी मन से रात होने पर अपने घर लौट जाती है और अपने बच्चों को भूखे सोते देख वहीं बैठकर रोने लगती है। इधर कालू कौवे को भी नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस चिड़िया के बारे में ही सोच रहा था। मैं क्या करूं? जब से चिड़िया को खाली हाथ लौटाया है तब से बहुत परेशान हूँ। मैं चिड़िया की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये गौरी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही। कालू, क्या सोच रहे हो? क्या आपको नींद नहीं आ रही? गौरी जी, नींद तो बहुत तेज आ रही है, बस सोने ही वाला हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है और झूठे को गहरी सांस लेकर सो जाता है। ये देखकर गौरी कौवी भी सो जाती है। कुछ देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। वो गौरी कौवी को आवाज देता है, मगर गौरी कौवी तो गहरी नींद में सो चुकी थी। अच्छा हुआ जो ये गौरी कौवी सो गई। अब जल्दी से चिड़िया के घर जाता हूँ और उसके भूखे बच्चों को भोजन खिलाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा एक पोटली में भोजन बांध लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वह देखता है कि चिड़िया के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अरे बच्चों, जल्दी से मेरे पास आओ और ये भोजन खा लो, लड्डू और खिचड़ी लाया हूँ। सारे बच्चे भोजन देखते ही कालू कौवे को घेर लेते हैं और जल्दी जल्दी से भोजन खाना शुरू करते हैं। चिड़िया बहन, आप भी जल्दी से ये भोजन खा लें, गौरी से छुपा कर लाया हूँ। कालू भैया, आपने भोजन लाकर बहुत अच्छा किया, वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाते। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया, इसमें कौन सा एहसान की बात है? जब हमारा घर टूट गया था तो आपने तेज तूफान में हमें अपने घर में रहने दिया और तो और अपना भोजन भी खिलाया था। ऐसे कालू कौवा और टूनी चिड़िया एक दूसरे का एहसान जता रहे थे कि तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है, जो कि बहुत गुस्से में थी। कालू, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस चिड़िया को बताती हूँ। क्यों चिड़िया, मेरे पति से भोजन मंगाकर खाने में तुझे शर्म नहीं आती, जो गपागप खाई जा रही है? गौरी बहन, मैंने कालू भैया से भोजन नहीं मंगाया, वो तो खुद ही मेरे घर भोजन लेकर आए थे, जिसके कारण मेरे बच्चों की जान बची है। हाँ गौरी, मुझसे बेचारी चिड़िया का दुख देखा नहीं गया और ना ही मुझे नींद आ रही थी। मैंने सोने की खूब कोशिश की, इसलिए मैं चिड़िया को भोजन देने खुद ही आ गया। ठीक है, तो अब
रहो चिड़िया के ही घर में, मैं तो जा रही हूँ। और घर आने की कोशिश ना करना, वरना मैं टांगे तोड़ दूंगी आपकी। ऐसे कहकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो बहुत डर गया था। वो लौटकर अपने घर तक नहीं जाता और वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है और गोरी कव्वी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। लगातार बारिश होने के कारण उनके घर की छत कमजोर हो चुकी थी और गोरी कव्वी के ऊपर टूटकर गिर जाती है। गोरी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। कालू जी, भगवान के लिए वापस आ जाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत चोट लगी है। गोरी कव्वी पूरी रात वहीं घोंसले में पड़ी रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। चिड़िया बहन, अब मैं घर जाता हूँ, शायद गोरी का गुस्सा अब शांत हो गया हो। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू को देखते ही गोरी कव्वी राहत की सांस लेती है और कालू भी गोरी को जल्दी से घोंसले से बाहर करता है। गोरी, ये सब कैसे हुआ? और आपको तो बहुत चोटें लगी हैं। चलो, मैं आपको वैद्य के पास ले चलता हूँ। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको घर नहीं आने दिया और चिड़िया को भोजन देने के लिए भी मना किया। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। आपने चिड़िया को भोजन दिया, इसीलिए भगवान ने आपकी रक्षा की। इस तरह से गोरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद गोरी भी दूसरों की मदद करने की ठान लेती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसे हर बुराई से बचाता है।